नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग स्कीम के संबंध में या अन्य किसी के संबंध में फाइनेंस की हम बात कर रहे थे कि सब्सिडी वाली योजनाएं कैसी है, अदर्स योजनाएं कैसी है, इस योजनाओं के बारे में फाइनेंस कैसा होगा। लेकिन जिस टाइप से मेरे पास मेल आए कि ग्रामीण में हाउसिंग लोन कैसे लें, इस संबंध में लोगों की इच्छा है कि हाउसिंग लोन चूंकि शहर में हो जाता है, ग्रामीण में हाउसिंग लोन कैसे लें, इसकी जानकारी के लिए आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, हाउसिंग लोन शहर में जो होता है उसका एक विधि होती है, ग्रामीण में भी सेम विधि होती है। फर्क क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। शहर में जब भी हम हाउसिंग लोन लेते हैं तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग परमिशन, ग्रामीण में कहेंगे, शुद्ध भाषा में अगर हम कहेंगे, नगर एवं निवेश से पारित नक्शा, जिसको बोलते हैं TNCP, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग परमिशन। यानी ये एक ऐसी परमिशन होती है जिसमें भारत सरकार द्वारा 100 साल के आगे होने वाली योजना के संबंध में वो एक प्लान बना के तैयार कर लेते हैं। उसके अंतर्गत आपको मकान बनाने की परमिशन अलाउ करते हैं। जैसे बिल्डर्स अगर कोई कॉलोनी डेवलप करता है तो वो सबसे पहले जमीन का डाइवर्शन कराता है, उसके बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से परमिशन लेता है, उसके बाद नगर पालिका या जो वार्ड होगा उससे परमिशन लेता है, उसके बाद बिल्डर अपना लाइसेंस लेता है। इसके बीच में भी 2 साल से एक नई चीज़ और आ गई है जो शायद आपकी जानकारी में है या कुछ लोगों की जानकारी में नहीं है, वो है रेरा। एक रेरा भी इसमें एक डिपार्टमेंट आ गया जिसकी जिम्मेदारी है कि कोई भी डेवलपमेंट किया जाए या कोई कॉलोनी बनाई जाए तो इसके बीच में आपको रेरा आता है जो समय अवधि के लिए कंपलसरी है कि आप कितने समय में मल्टी या डुप्लेक्स या जो भी आप बना रहे हैं कितने समय में आप वो उसको उपलब्ध करा देंगे। ये जिम्मेदारी हो गई रेरा की। और इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद जिस ज़मीन के ऊपर आप काम कर रहे हैं उस ज़मीन का रिकॉर्ड भी लगभग, अगर नेशनलाइज बैंक है तो 30 वर्ष और प्राइवेट बैंक है तो 15 वर्ष का रिकॉर्ड उसका कंपलसरी है कि आज से 30 साल पहले ही किसका था। 30 साल से कम का अगर आपके पास खसरे के अंदर रिकॉर्ड आता है तो, या उसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं है तो ये माना जाएगा कि ये अनलीगल है और यहाँ पर आप जो मकान बना रहे हैं ये अनलीगल है और ये कभी भी टूट सकता है। हो सकता है सरकारी ज़मीन हो सकता है इसका कोई ओनर ना हो सकता है अतिक्रमण करी हुई जगह हो। ये चीज़ें इसके बीच में आएगा और बैंक आपको लोन नहीं देगा शहर के लिए ये। इसलिए कॉलोनाइजर जब भी कोई परमिशन वगैरह लेता है तो सबसे पहले वो डाइवर्शन कराता है जिससे भूमि का व्यय परिवर्तन हो सके। पहले भूमि एग्रीकल्चर थी या जिस भी वर्क में थी, बाद में उसका परिवर्तन कर देता है रेसिडेंस, कमर्शियल, जो भी एक्टिविटी करेगा। उसके बाद TNCP, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से वो नक्शा पास करवाता है जिसमें वो जगह बताता है कि कितना एरिया में वो मकान बनाएगा, कितने लंबे चौड़े रोड होंगे, गार्डन कहाँ होगा, बच्चों के खेलने का पार्क कहाँ होगा, अदर्स जगह कहाँ होगी, मंदिर कहाँ होगा, मस्जिद कहाँ होगा, जितनी जो चीज़ें होगी वो पहले से एक नक्शे के अंदर तैयारी करता है। वो उस नक्शे को वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भेज देता है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अपने नक्शे के अंदर देखता है कि क्या शासकीय जगह में तो नहीं है, ये जो कर बना रहा है आने वाले टाइम पर रोड छोटा तो नहीं होगा, या कहीं ऐसी शासकीय जगह पर बाधक तो नहीं होगा, ये जनता के लिए अवरोधक तो नहीं होगा, या ये जो कर रहा है ये आने वाले टाइम पर शासन के किसी प्रोजेक्ट में बाधक तो नहीं होगा। ये सब चीज़ें वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग देखता है और देखने के बाद वो नक्शा पास करके दे देता है। उसके बाद जो डेवलपर होगा, जो भी कॉलोनाइजर होगा, वो कॉलोनी में रोड डालेगा, नाली बनाएगा, सीवेज बनाएगा, जितनी भी चीज़ें, नल पानी वगैरह सारी व्यवस्था है वो करके उस हिसाब से प्लांटेशन शुरू करेगा। उसके बाद आता है निर्माण परमिशन। ऐसा नहीं है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अगर परमिशन मिल गया तो आप मकान बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। मकान बनाने के लिए भी आपको एक नक्शा बनाना होगा जिस नक्शे में वो
जो इंजीनियर होगा वो डिसाइड करेगा कि अगर आपका प्लाट 600 स्क्वायर फीट का है, आपका प्लाट 1200 स्क्वायर फीट का है, आपका प्लाट 1500 स्क्वायर फीट का है, 2000 का है, 5000 का हो, जिस प्रकार से भी प्लाट होगा उस प्रकार से उस प्लाट का वो निर्माण का पूरा नक्शा बनाएगा। कहाँ आपका ड्राइंग रूम होगा, कहाँ आपका बेडरूम होगा, कहाँ आपका हॉल होगा, गाड़ी आपकी कहाँ खड़ी होगी, वो पहले से उस प्लानिंग को तैयार करके और कंप्लीट करेगा। अगर आपका प्लॉट 2000 स्क्वायर फीट से कम है तो ये उस आर्किटेक्ट को, जो आर्किटेक्ट नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत से एफिलिएशन समझते होंगे। एफिलिएशन मतलब अप्रूव्ड, मतलब निगम को उसके ऊपर विश्वास है, नगर पंचायत को उस आर्किटेक्ट के ऊपर विश्वास है, और उसका नगर निगम या नगर निगम वाले उसका इंटरव्यू ले चुके हैं या उसकी एजुकेशन देख चुके हैं, उसको वो ऑथराइज कर देते हैं कि 2000 स्क्वायर फीट से कम अगर प्लॉट है तो आप खुद इसको परमिशन दे सकते हैं। पहले ऑफलाइन होती थी, ऑफलाइन मतलब सारी डॉक्यूमेंट के साथ निगम में जमा करके पास होता था, अब ऑनलाइन जमा हो जाता है। उसकी एक नॉमिनल शुल्क होती है, डेवलपमेंट शुल्क, कर्मकांड शुल्क, फाइल शुल्क, ये सारी शुल्क जो होती है वो शुल्क के साथ आर्किटेक्ट अपने आईडी से जमा करेगा और नक्शे पर सील लगाएगा और निर्माण का ऑर्डर पास करके आपको दे देगा। उसके बाद आप मकान का निर्माण कर सकते हैं। उस मकान पर ही बैंक लोन देता है। ये हो गया शहर के लिए। क्योंकि बात हो रही थी, मैसेज जो आ रहे थे या मेल जो आ रहे थे उसमें आ रहा था कि ग्रामीण में हाउसिंग लोन कैसे लें, ये उसमें आ रहा था। तो ग्रामीण में हाउसिंग लोन लेने के लिए जो विधि है वो मैं आपको बता देता हूँ। शहर में लोन लेने की विधि आप समझ गए। ग्रामीण में अगर आप रहते हैं और ग्रामीण में अगर आप हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं तो ग्रामीण में जिस भूमि पर आप हैं वो भूमि आपकी होनी चाहिए। ग्रामीण में दो प्रकार की भूमि होती है, एक जो पहले से पंचायत लोगों ने पट्टे जगह घेर ली, मकान बना लिया, निर्माण कर लिया, पंचायत की एक रसीद कट जाती है और उस पर मकान बना लेता है, आपको उस पर लोन कतई नहीं मिलेगा। पट्टे की भूमि पर भी आपको लोन नहीं मिलेगा। आपको लोन कहाँ मिलेगा वो आपको समझना है। अगर आप जो मकान बना रहे हैं वो अपने एग्रीकल्चर भूमि या खसरे की भूमि है जिसके ऊपर आपका मकान है, उस पर आपको लोन मिलेगा। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, जिस खसरे पर आप मकान बना रहे हैं उस मकान को, उस खसरे को आप तहसील में जाकर के व्यय परिवर्तन कराइए, डायवर्शन करा दीजिए। डायवर्शन होने के बाद उस डायवर्शन ऑर्डर में लिखा होगा कि यह भूमि पर अब निवास स्थान के लिए अप्रूव्ड है या उसके लिए परमिशन है। निवास स्थान बनाने के लिए आपको परमिशन दी जाती है। वो संबंधित सभी डिपार्टमेंट को भेजता है, चाहे वन विभाग हो, चाहे जल विभाग हो, पॉल्यूशन विभाग हो, टीएनसीपी हो, पंचायत हो, वो सबको एक एक कॉपी भेज देता है जो डाइवर्शन करता है। उस डाइवर्शन ऑर्डर के बाद आपको नक्शा बनाना है। अगर आप ग्रामीण में हैं जहाँ पर नजूल की आवश्यकता नहीं है तो आप वो नक्शा बना के ग्राम पंचायत से अप्रूव करवा लें। ग्राम पंचायत आपको उस पर सील लगा कर देगा और एक ऑर्डर पारित करके देगा कि आप निर्माण कर सकते हैं, और नगर पंचायत या ग्राम पंचायत का टैक्स ये होगा वो एक जमा करेगा, साथ में एक एनओसी बना देगा। उस नक्शे और एस्टीमेट के साथ फिर आप बैंक में इस पेपर्स को पुटअप कर सकते हैं। साथ में इस जिस जमीन पर आप बना रहे हैं उस जमीन का भी 30 वर्ष का रिकॉर्ड मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद आप उसके ऊपर निर्माण कर सकते हैं। जैसा आपके इंजीनियर ने नक्शा बनाया, ग्राम पंचायत ने उसको पास किया, उसी आधार पर आप उस मकान का निर्माण कर सकते हैं। उस मकान पर बैंक भी लोन दे सकता है। अब कुछ चीजें हैं जिस पर समझने की आवश्यकता है, वो है सिस्टम की।
कई बार सिस्टम ऐसा होता है जिस पर लोन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, लोन नहीं मिलता है। उसका रीज़न है कि जो सिस्टम बना दिया है सरकार ने, अब जो प्राइवेट बैंक होती है वो इसके ऊपर लोन आसानी से कर देती है, लेकिन नेशनलाइज बैंक होती है वो रिस्क नहीं लेता है। नेशनलाइज बैंक में जो ब्रांच मैनेजर सक्षम है, कर सकता है, समझ सकता है, वही करेगा, वरना अधिकतम बोलेगा ग्रामीण में हाउसिंग लोन नहीं होता, ग्रामीण में लोन नहीं होगा, अधिकतर ये होगा। लेकिन अगर कोई ब्रांच मैनेजर सक्षम है और उसको समझता है, वो उस आधार पर हाउसिंग लोन आपको दे देगा। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको हाउसिंग लोन लेना ही है तो आप प्राइवेट बैंक से आसानी से ले सकते हैं। प्राइवेट बैंक में AU स्मॉल हाउसिंग फाइनेंस, HDFC, इंदुजा हाउसिंग फाइनेंस, बिरला हाउसिंग फाइनेंस, L&T हाउसिंग फाइनेंस, श्री राम हाउसिंग फाइनेंस, महिंद्रा हाउसिंग फाइनेंस, ये सारी जो बैंकें हैं ये आपके ग्रामीण में आराम से हाउसिंग लोन उपलब्ध करा सकता है। साथ हाउसिंग लोन देने से पहले ग्रामीण बाजार में जो होता है उसका एक रेशो तय हो जाता है, पर स्क्वायर फीट पर इतनी लागत आएगी, जैसे मिनिमम 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट की लागत होती है जिस पर आपका मकान कंप्लीट होता है। लेकिन ग्रामीण में ये लागत कम होती है, तो फाइनेंस भी आपका उसी की तरह होगा। लेकिन ये विधि हो गई, इस विधि से शहर में या ग्रामीण में हाउसिंग लोन ले सकते हैं, पर इस हाउसिंग लोन के लिए आप भी कैपेबल होना बहुत जरूरी है। बैंक आपको हाउसिंग लोन क्यों दे, या बैंक ने अगर आपको हाउसिंग लोन दिया, आप उस लोन को चुकाएंगे कैसे, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है। उसके लिए आपको जो है ग्रामीण में हाउसिंग लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले तैयारी करनी चाहिए कि अगर एग्रीकल्चर के अलावा, खेती के अलावा आप कोई और काम करते हैं, जैसे डेयरी, सब्जी या दूध प्रोडक्ट, या बहुत सारी ग्रामीण में भी स्कीमें हैं जिसमें आप काम करते हैं, या ग्रामीण में कोई स्टोर चलाते हैं, एग्रीकल्चर दवाई बेचते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली चलाना, ऐसा अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो आपको एक पैन कार्ड लेना है, आधार कार्ड, जो आपकी इनकम हो रही है उसको बैंक में घुमाकर बैंक में डालना और निकालना, उसको यूज़ करना है, और आपको इनकम टैक्स रिटर्न तैयार करना है। अगर आपकी इनकम प्रूफ हो जाती है कि हाँ आप प्रति वर्ष इतने रुपए का काम करते हैं, चाहे वो डेयरी का है चाहे अदर्स से, अगर आप इतना काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इतना हाउसिंग लोन मिलेगा। हाउसिंग लोन का रेशो है, अगर साल में आप 1 लाख रुपए का काम करते हैं तो हाउसिंग लोन जो है आपको 4 लाख रुपए मिलेगा, जो मिनिमम 15 साल, अधिकतम 25 साल में जमा कर देना है। और अगर आपके पास ऐसा कोई व्यवसाय नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, तो फिर आपको तहसील में आपकी खेती का सर्टिफिकेट बनता है कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड, खेती इतनी है, वो साल में उस खेती पर इतनी उपज होती है। ये तहसीलदार एक फॉर्म C होता है, वो भर के आपको देगा, वो आपको बैंक में लगाना पड़ेगा कि ये मेरी इनकम है। इसके आधार पर आपको हाउसिंग लोन मिलेगा, सीधा आपको हाउसिंग लोन नहीं मिलेगा। अगर आपको हाउसिंग लोन बैंक ने दे दिया तो बैंक की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वो हाउसिंग लोन आप चुकाएंगे कैसे, आपकी इनकम कितनी है। अगर आपकी इनकम कम है और आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हाउसिंग लोन नहीं चुकाएंगे, इस वजह आपको हाउसिंग लोन नहीं दिया जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, जिस पर आपकी डेयरी की इनकम, ट्रांसपोर्ट की इनकम, दवाई, जो भी आप करते हैं बाकी काम, उसकी इनकम उसमें दिखना चाहिए। साथ में आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम भी जोड़ सकते हैं, दोनों इनकम एक साथ जोड़ के उसमें आप लगा दें, जिससे आपको हाउसिंग लोन आसानी से मिल सकता है।
दोस्तों, मेरा इस वीडियो से आप संतुष्ट हुए होंगे। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर अवश्य करें। कई बार मैंने बोला है कि अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो शेयर ज़रूर करें। आप लोग देखते ज़रूर हैं, लेकिन वीडियो शेयर नहीं करते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति वीडियो देखता है तो वो सब्सक्राइब नहीं करता है और मेरे सारे वीडियो नहीं देख पाता है। इसलिए फिर मुझे मेल डाल देता है कि मुझे इसके संबंध में जानकारी दीजिए, या फिर वो फ़ोन करता है कि ये लोन कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते और सारे वीडियो आप देख नहीं सकते, इसलिए आपको लोन की समस्त जानकारी नहीं होगी। इसलिए मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आने वाले टाइम पर हम आपसे बात कर सकें। अब हम आपसे जो कहना चाहते हैं वो ये है कि हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद डेयरी संबंधित, मछली पालन के संबंधित, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री संबंधित, मुख्यमंत्री स्वरोजगार, प्रधानमंत्री सृजन योजना, वेयर हाउस, सभी प्रकार की सब्सिडी के प्रकरण, सभी प्रकार के लोन के संबंध में जानकारी दी हुई है, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। इसलिए मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में ज़रूर भेजें और लाइक अवश्य करें। नमस्कार।